चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा है, मेरी आवाज आ रही है? चलिए जी, आपको पेजेस मिलेंगे, काइंडली जरा सामने रखिएगा। बस ठीक हो गया सबके यार? हमारी इस क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे मेरा ख्याल है। एक वो लोग जिन्होंने FA1 दे दिया हुआ है, लेकिन बहुत से वो भी होंगे जो PRC से आ गए हैं। इट मीन्स उन्होंने FA1 भी पढ़नी है और कॉस्ट साथ उन्होंने रखी हुई। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम FA1 भी पढ़नी है और कॉस्ट भी पढ़नी है। नहीं मतलब तो दो तरह की मेरी ऑडियंस है इस वक्त। FA1 जिन्होंने पढ़ के पेपर दे दिए होंगे, और वो आप लोग शायद FA2 के साथ पास कर रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे जो PRC से FA1 और कॉस्ट में इकट्ठा अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। ऐसे ही है ना सर? सर ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सबसे पहले थोड़ा सा हम जरा इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक अब ये है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो चंद बातें जरा इनिशियली एज एन इंट्रोडक्शन जरा मैसेज सुन लीजिएगा। आप लोगों ने जो, अच्छा आप में से वो हजरात तो नहीं अब जिन हजरात ने किस जमाने में AFC किया था? और जिंदगी में अकाउंटिंग पहली दफा सुनना उन्होंने बट नहीं, AFC में तो अकाउंटिंग नहीं ना थी। तो AFC के बाद कभी जिंदगी में अकाउंटिंग कहीं ना कहीं पढ़ ली हुई है? हो सकता है कि इसी जमाने में इंट्रो पढ़ ली हो। कोई ऐसा हो, अब जरा कैंडी इसको जरूर हाथ उठा दीजिएगा, कोई ऐसा हो जिसने कभी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है। थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिएगा, मुझे अंदाजा हो जाए। यानी कि मेरे जैसे बस दो लोग हैं, चलें इंशाल्लाह भी पढ़ लेते हैं। मतलब आई एम अज्यूमिंग कि आप में से सवाए इन दो हजरात के सब लोगों ने कुछ ना कुछ अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, चाहे PRC में पढ़ी हो, तब किसी जमाने में इंट्रो में पढ़ी हो, या FA1 में पढ़ी हो। ठीक है सर? तो मैं चाह ये रहा था कि सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए कि जो अकाउंटिंग आपने पहले पढ़ी है, सुनी हुई है, उसमें और ये जो अभी हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने लगे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों ने बेटा जो अकाउंटिंग पढ़ी है, सुनी हुई है, दैट इज एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिन हजरात ने PSC में अकाउंटिंग पढ़ी, वहां अकाउंटिंग को क्या नाम दिया हो? इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग। एक बेटा आप लोगों ने यार, जब फॉर एग्जांपल अगर ये जो FA1 था, ये FA1 जो होगा, ये उसी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की एक्सटेंशन है FA1। फिर उसके बाद जब FA1 से आप FA2 में जाएंगे तो ये भी उसी की फर्दर एक्सटेंशन है। तो मीन्स टू से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो, FA1 हो, FA2 हो, या उसके बाद जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनल में पढ़ेंगे, इन सब अकाउंटिंग्स की बेसिक ये है कि जब कभी कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, जब कभी कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो सबसे पहले आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फिर जर्नल में रिकॉर्ड कर लेने के बाद ट्रांजैक्शन लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स बनाने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बना के फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एटलीस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट तक आ जाता है। एटलीस्ट मैं इन दो चीजों की फिलहाल बात करूं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का मकसद ये होता है कि जो बिजनेस के ओनर्स हैं, उनको बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन मिल जाए। और उसका सीक्वेंस क्या होता है
जर्नल बनाए, लेजर्स बनाए, ट्रायल बनाए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए, और फिर उसी को ऐसे फर्दर अगर और एरियाज इन्वॉल्व हो जाता है F1 में कैसे बनाए, F2 में कैसे बनाए, मीन्स उसे बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसका फोकस ये होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आप बिजनेस के प्राइमरी ओनर्स, प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओनर्स को एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन बता दें। तो दिस वाज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आपने पढ़ी, यही ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। सिर्फ उसमें हो क्या रहा है कि जो एरियाज आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल के हैं वो आपके सिलेबस में ऐड होता जा रहा है। हम जो इस वक्त पढ़ने लगे हैं, हमारा सिलेबस का नाम है, सॉरी हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो ये भी अकाउंटिंग है, लेकिन इसमें जो वर्ड्स आए हैं इन वर्ड्स पर थोड़ा थोड़ा सा जरा गौर करेंगे। सबसे पहले वर्ड क्या लिखा हुआ, कॉस्ट, और देन फिर एक है मैनेजमेंट अकाउंट। अब आप एक सेकंड बिजनेस के ओनर बन के सोचो। फॉर एग्जांपल आपका कोई अपना बिजनेस है, ठीक है, आप कुछ गुड्स को बना के बेच रहे हैं। लेट्स अज्यूम आप कार्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं, गाड़ियां बना के बेच रहे हैं, ठीक है। क्या आपको ये पता होना चाहिए कि एक गाड़ी की कॉस्ट कितनी आ रही है, एक गाड़ी को बनाने पे कितना खर्चा हो रहा है, कितना उस पर मटेरियल लग रहा है, कितने उसे लेबर की कॉस्ट लग रही है, कितने अदरवाइज खर्चे हो रहे हैं, तो एक मेरी गाड़ी बन जाएगी। तो लेट्स से 20 लाख रुपए की गाड़ी बन रही है। अगर आपको ये पता होगा तभी फिर आप ये नेक्स्ट डिसीजन ले सकेंगे कि इसमें मैंने कितना अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस बनानी है। ठीक है सर, तो हमारा इस अकाउंटिंग करते हुए मेन फोकस ये होगा कि चीजों की जो हम बना रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, ताकि हम क्या डिटरमिन कर सकें, कॉस्ट पता होगी तभी हम क्या डिटरमिन कर सकेंगे कि हम सेल प्राइस कितने रखें। क्या जितने पे आप बना रहे होंगे उतने पे बेच रहे होंगे, इसमें क्या प्लस करके क्या कर रहे होंगे, कॉस्ट पता होगी तो फिर प्रॉफिट ऐड करके आप सेल करते हैं। ठीक हो गया। तो हमारा इसमें इस अकाउंटिंग में मेन पहला फंक्शन क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमें चीजों की कॉस्ट कैलकुलेट करना। देन फिर उसके बाद एज अ मैनेजमेंट, एक वर्ड बीच में मैनेजमेंट आया, फिर फ्यूचर की बेटा प्लानिंग्स भी करनी होती है कि अगर बिजनेस को अपने ग्रो करना है तो उसे फ्यूचर में कैसे और प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो जो चीजें आप बना रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और जो फ्यूचर में आप चीजें बनाना चाहेंगे उनकी फिर कितनी कॉस्ट आएगी, और क्या आपको उन चीजों को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ये भी फिर आपका एज अ मैनेजमेंट एक फंक्शन होता है ताकि आप डिसीजन ले सकें कि गुड्स को बनाना प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है। तो इस सारी स्टोरी में, इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टोरी में हमारा फोकस होगा खास तौर पे उन बिजनेसेस पे जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दो तरह के बिजनेसेस होती हैं जो मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ अभी आपके साथ सामने फर्दर एक्सप्लेन कर लिख के भी एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, चीजें खरीदी और एज इट इज ना बेच दी। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेडिंग बिजनेस कहीं इर्द गिर्द कभी आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल शॉप जैन वाला, जिन शॉप्स पे जाके आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं, क्या उस शॉप वाले ने वो मोबाइल्स खुद बनाए, उसने क्या किया, किसी सप्लायर से परचेज किया, किसी मैन्युफैक्चरर से मोबाइल्स ने परचेज किए, और क्या कर रहा है वो चीजें परचेज करके एज इट इज बेच रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग क्या होती है कि चीजों को खरीद के बेचा जाए, ठीक है। इसी तरह कोई कार्स का अगर कोई शोरूम है तो क्या शोरूम वाले ने वो गाड़ियां बनाई हैं, उसने क्या किया, किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदी है और फिर अब वो उसमें अपना प्रॉफिट रख के उन्हें बेच रहा है। तो ये कार शोरूम भी किस नेचर का बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है। तो ट्रेडिंग बिजनेस में फाइनली क्या होता है, चीजों को खरीद के बेचा जाता है। लेकिन मैंने आपके सामने लफ्ज क्या लिखा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल होंडा लिमिटेड बन जाए, होंडा लिमिटेड कंपनी बन जाए, तो आप क्या कर रहे होंगे, पहले गाड़ी को बनाते होंगे और फिर बेचते होंगे। कोई फॉर एग्जांपल शूज कंपनी है, शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई बाटा है, सर्विस है, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर जी, क्या कर रहे हैं, लेदर खरीदते होंगे, ठीक है, उसे शूज में कन्वर्ट करते होंगे, शूज बना के फिर बेचते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है,
चीजों को बना के बेचना। और ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? तो खरीद के बेचने में तो इतना कोई इशू इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप खरीदेंगे तो क्या उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी और इसमें फिर आप प्रॉफिट ऐड करके डिसीजन ले लेंगे किसकी सेल प्राइस क्या होनी है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चीजों को बनाने में कितना खर्चा आया, कौन सी कितनी चीज लगी, वो खास तौर पे फिर हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक में हमारी डिस्कशन का पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस सारी डिस्कशन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीजें बन रही हैं उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, फिर उसमें प्रॉफिट कितना ऐड करना है, उसके डिसीजंस कैसे लेना है, और फाइनली फिर कस्टमर्स को कितने में प्रोडक्ट्स को सेल करना है। ये एज अ बिजनेस मैनेजमेंट हमारा इसमें डिसीजन होगा। अब इस केस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा नहीं बनानी हुआ करेगी, तो एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी से इस तरह से इंटरेस्टेड नहीं हुआ करेंगे। हम सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ करेंगे कि हम चीजें बना कितने की रहे हैं और देन फिर उसे बेच कितने की रहे। तो फाइनली अगर एक नटशेल में देखा जाए तो थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या रहना चाहिए इनमें आपके फाइनेंशियल और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप ये है कि बिजनेस के ओनर्स को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना के बता दिया जाए कि जो साल गुजर गया है उसमें कितने प्रॉफिट हुआ या फॉर एग्जांपल लॉस हुआ अगर प्रॉफिट की बजाय एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, या एट द एंड ऑफ द ईयर कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज रह गई। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इन चीजों की बजाय जर्नल लेजर ट्रायल वगैरह की बजाय हमारा फोकस किस चीज पे होगा कि हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसकी बेस पे फिर मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग किया करेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स मेरे क्लियर हो गए। अब ये जितना भी सिलेबस के एंगल से आप फर्स्ट पेज देखें तो आपके पास में ये फर्स्ट पेज आप पढ़ेंगे इसमें सब कुछ ही वो है जो शायद आपने पहली दफा वर्ड सुना। सवाल इसके कि शायद फर्स्ट लाइन में कुछ एक वर्ड ऐसे आ गए जो शायद आपको पहले से आइडिया हो। इसमें भी स्पेसिफिकली काइंडली पहले वो देखिए ऊपर तो ग्रिड है, इस ग्रिड से थोड़ा सा नीचे जरा स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेजेबल रेफरेंस दिया होगा, नॉलेज रेफरेंस दिया होगा। तो इसको जस्ट इस एंगल से बस जरा पढ़ लेते हैं। मैं आपको जरा थोड़ा सा ये आइडिया दे देता हूँ कि टॉपिक्स के नाम क्या है और इनमें से सिग्निफिकेंट बड़े बड़े टॉपिक्स क्या हैं ताकि जस्ट एक वर्ड्स का थोड़ा सा आइडिया हो। तो जरा मेरे साथ पेन पकड़े हाथ में, पॉइंट वन से शुरू करें। पॉइंट वन मेरा गुमान है शायद आपने कभी लफ्ज सुना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, लोअर ऑफ कॉस्ट, एनआरवी, ये तो कुछ उसी तरह से मटेरियल के एंगल से चीजें आती हैं। फिर डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, डेफिनेटली ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ वर्ड्स पढ़ते जाओ। वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, सेमी वेरिएबल होती हैं, कुछ फिक्स होती हैं। फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये असल में कुछ वर्ड्स जरा साथ लिखना अगर 3 से लेके 5 तक इकट्ठे करके। फैक्ट्री ओवरहेड्स एक वर्ड लिखना होगा। कुछ वर्ड्स अगर आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, अभी आहिस्ता सा फर्दर एक्सप्लेन भी करता हूँ। 3, 4 एंड 5 को इकट्ठा करके मैंने क्या नाम दिया। देन उसके बाद जो 6 है ये लर्निंग का थ्योरी के साथ ब्रैकेट में लिखना है, एंड में लिखना है लेबर। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कुछ एम्प्लॉइज भी होते हैं, अपनी फैक्ट्री और ध्यान में रख के कुछ सोचने की कोशिश करा। फिर ये 7, 8 ये तो है डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करनी होती है, प्रोजेक्ट चलाया जाए या ना चलाया जाए, कौन सी प्रोडक्ट बनाई जाए ना बनाई जाए। ब्रेक इवन एनालिसिस एंड चार्ट्स ग्राफ कुछ है। ब्रेक इवन लफ्ज सुना कभी? एज अ मैनेजमेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम कितने यूनिट्स बेचने हैं। सुना कभी लफ्ज ब्रेक इवन? एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे ना प्रॉफिट और ना लॉस हो। क्या मतलब होता है ना प्रॉफिट ना लॉस? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा ज़हन में बनाया था। क्या सेल जीरो होगी? एक्सपेंसेस जीरो होंगे सर। जितनी सेल होगी और उतने ही एक्सपेंसेस होंगे। अगर जितनी सेल है जितनी इनकम है उतनी एक्सपेंसेस हों तो फिर ना प्रॉफिट आ रहा होगा ना लॉस आ रहा होगा। तो इसकी भी एक लंबी डिस्कशन है, ये भी हमारा पहले 2-3 हफ्तों से रिलेटेड टॉपिक होगा। फिर कुछ मटेरियल से रिलेटेड चीजें, एक है नंबर 11 EOQ लिखा हुआ मटेरियल लिखना साथ। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज नंबर 12 से लेके 16 तक, जैसा सॉरी 17 तक, 12 से 17 एक वेरिएंस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अब बड़ा इस तरफ आ जाए एंड थोड़ा सा टाइम पे आएगा ताकि जरा अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट हो सके। 1-2 लोग आगे भी आ सकते हैं वैसे।
आ जाए, 2-3 लोग आगे आ जाए, बाकी कैंडी इस तरफ आ जाए। देन नंबर 18 जॉइंट बाय प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोसेस कॉस्टिंग लिखा हुआ है, टारगेट कॉस्टिंग। इसमें मेन जो एरियाज है ना, मैं जरा वर्ड्स बोल रहा हूँ, जरा ढूंढिएगा, रिवर्स ऑर्डर से चलेगा। मेन इन सेंस जिन पे हमारा शायद ज्यादा कंपैरेटिवली टाइम लगेगा, दैट इज नंबर 1 प्रोसेस कॉस्टिंग, रिवर्स जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जॉइंट बाय प्रोडक्ट भी कहना है, फिर वेरिएंस एनालिसिस एक है, और ये ब्रेक इवन जो है। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ज्यादा डेप्थ में जाके डिटेल्ड डिस्कशन इनमें होगी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो इस वक्त रियल चैलेंज होगा वो ये है कि ये चीजें सारी बिल्कुल आपके लिए नहीं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो ऐसा ऐसा डेवलप हो जाता है, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बैकग्राउंड ना होने की वजह से थोड़ा सा आपको इनिशियली हो सकता है डिफिकल्ट महसूस हो। ये डिफिकल्टी इस वजह से मैंने वर्ड यूज किया क्योंकि इसमें एक तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मैथ्स इन्वॉल्व है, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आप क्लास मिस करना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये तो फर्स्ट ऐसा पॉइंट है जो हर वक्त कैंडी अपने जहन में रखना। एग्जाम क्लास में जो टाइम होता है बिल्कुल लिमिटेड सा टाइम है, इसमें जितना हम पढ़ लेंगे वो जस्ट आप समझें मिनिमम है। ठीक है, जितनी चीजें डेप्थ में जितना पढ़ना है हमने उसको कवर करने के लिए हमें मिनिमम क्लास का टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो आप कोई भी क्लास अगर छोड़ेंगे तो उसके बाद अगली क्लास में आपको शायद ही कोई बात समझ आए। तो अगर खुदा ना खासा कभी क्लास मिस भी हो जाए तो रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होंगी, तो आपने नेक्स्ट क्लास में आते आते वो कवर करके आना। तो पहली चीज ये आइडियली ये होनी चाहिए कि क्लास किसी तरह भी स्किप ना हो। खुदा ना खासा किसी वजह से हो जाए तो देन कोशिश क्या होनी चाहिए कि रोज का रोज कवर हो जाए। अगर आप चीजें साथ साथ लेके चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और ये चीजें आपको आइडिया है, जब भी कभी 1-2 दिन मिस हुए हो तो नेक्स्ट टॉपिक बस फिर हम अपनी मर्जी से वो चलो ये रहने देता हूँ, इतना कर लेता हूँ, ये वाला सवाल तो इस दफा नहीं आना, ये वाला तो नहीं आएगा, किसे पूछ लेते हैं, चलो ये टॉपिक तो रहने ही देते हैं। तो जब ये टॉपिक रहने देते हैं मिक्स होता है, वो अगला भी रह जाता है। तो काइंडली अब एक्सपीरियंस लोग हो गए हो आप चीजें एग्जाम हॉल में कोई भी टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते। आप हाईएस्ट लेवल पे उसे फुल डेप्थ में कवर करेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट होता है। अगर वो कभी मिलता जुलता भी क्वेश्चन आ जाए, वो भी तभी अटेम्प्ट होगा अगर आपने उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट सही तरह किया हो। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेजर चैलेंज क्या है कि इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, और डेली बेसिस पे वो प्रैक्टिस आपने कंपलसरी करनी है। तो मेरी बात ये प्लीज याद रहेगी, कौन सी 2 चीजें होगी? नंबर 1 प्लीज क्लास ना छूटे, और नंबर 2 जो हो रहा है वो रोज साथ साथ करें क्लास में। और अगर कभी होमवर्क हो डेफिनेटली अगर साथ साथ बेटा आप करेंगे तो एक से ज्यादा बड़ी हद कभी 2 सवाल हो जाएंगे होमवर्क में, और वो डेली बेसिस पे फिर मैनेज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 दिन का गैप रखेंगे तो फिर डेफिनेटली एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो संडे के चक्कर में पड़ गया कि संडे को कर लूंगा, तो संडे को भी उतने घंटे होते हैं जितने आम दिनों में घंटे होते हैं। तो चीजें अगर साथ साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह इंजॉय भी करेंगे। अब अकाउंटेंट्स की इंजॉयमेंट यही है, अकाउंटेंट्स की इंजॉयमेंट है, ट्रायल टैली हो जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस शीट मैच होगी, कैश फ्लो मैच होगी, बस इसी तरह खुशियां हमारी हैं छोटी छोटी। यहाँ कौन कौन सी खुशियां वो मैं बाद में बताऊंगा। तो इन्हीं चीजों को एंजॉय करना। तो क्लास में टाइम दें, प्लीज स्टडीज को इन्वॉल्व होकर पढ़ें। घर के लिए अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज साथ साथ अटेम्प्ट करें। ये मैंने आपको थोड़ा सा जो डराने की कोशिश की है इन सेंस कि ये मुश्किल है, वो तभी है जब आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे। और अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो ये वाकई सब्जेक्ट ऐसा है जो इंजॉय किया जा सकता है, सब कुछ लॉजिकल है। आपको पता है प्लीज कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी है तो क्या करना चाहिए? जितने खर्चे हैं उनका क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली ऐड ही करना। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे होना है, प्लस कैसे होना है, अगर आप लॉजिकली चलेंगे तो इंशाल्लाह बात भी समझ आएगी। ठीक हो गया प्लीज? तो इन सब कुछ टॉपिक्स के मैंने बस नाम आपको बता दिए। देन इस तरह करें जरा, आपके पास एक सेकंड सेट होगा वो जरा साथ रखें। जी सर जी, वो सारे इश्यूज तो हैं, सिलेबस ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन माशाल्लाह आप भी बड़े हो गए मिस्टर सर। जी सर जी, इस पेज पे देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, लेकिन मेरा ख्याल है बिफोर वी स्टार्ट टू डिस्कस व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और उसमें और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है, कुछ इनिशियली बातें जो आपको पता है पहले उस पर आ रहा था। भी नहीं सही चल रहा, नेट वाला देख लेता हूँ।
तो ठीक हो गया सब लोग। ये करने जरा अपने बोर्ड पे देखें जरा करने, सब लोग अपने जहन में जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लाएं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जहन में आ जाएगी सर, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। आप ना बताएं, जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ जरा रिकॉल हो जाए जहन में। ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेल्स की जो भी अमाउंट उसके बाद क्या होता है? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कैसे होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अगर रिटर्न्स हो तो लेस हो जाएंगी, अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स हो या आउटवर्ड्स हो, कैरेज इनवर्ड्स हो तो ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। वेजेस वगैरह की बात अभी कर लेंगे। ऐसे वेजेस कहाँ पड़ा? नहीं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लिया होगा। अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग बात नहीं कर रहा, जो ओवरऑल आपने जनरली पढ़ा हो, मैन्युफैक्चरिंग बाद में आती है। लेकिन फिर उसमें सिर्फ वेजेस नहीं पढ़ा होगा, उसमें बड़ा कुछ और पढ़ा होगा, तो मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सिंपल से जी, सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दें तो फिर क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में फिर अदर इनकम, सुना भाई सर? अदर इनकम की कोई एग्जांपल्स बता दें। जी, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, एनी इनकम अदर देन द सेल इनकम इज अदर इनकम। ठीक है, बाकी वो ठीक है, आप लोग कुछ बोल रहे हैं उन पे ऐसा डिटेल में बाद में चलते हैं। ये अदर इनकम के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस समटाइम्स इकट्ठा भी लिखा होता है शायद, या अलग भी लिखा जा सकता है। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी वर्ड हो जाता है, तो सेलिंग एंड एडमिन इकट्ठा भी, अलग भी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वो टाइप समझ लें। देन उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस वर्ड जरूर सुना होना चाहिए आपको। तो अगर इंटरेस्ट है या बैंक चार्जेस है, सुना है ना, माइनस कर रहा हूँ। ये और कुछ इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस अगर है उसको छोड़ के अगर आगे आते नेट प्रॉफिट कहते थे सर, लेकिन जब वन वाले आते हैं अगर टैक्स इन्वॉल्व हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन उस डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि टैक्स है आफ्टर टैक्स। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम प्लस करें और सेलिंग एडमिन फाइनेंशियल चार्जेस लेस कर दें और प्रॉफिट ज्यादा हो, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम ज्यादा, एक्सपेंसेस कम है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और एक्सपेंसेस अगर ज्यादा है किसी वजह से तो नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, प्लीज इतना तो सबको याद आ गया। तो बिजनेस है, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऐसे ही बननी है। सिर्फ इशू क्या है, वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो कैलकुलेशन है वो ट्रेडिंग बिजनेस में आप लोगों को आइडिया हो गया होगा डिटेल में। बाकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का थोड़ा सा आइडिया पीआरसी वाले स्टूडेंट्स को जरूर होगा, लेकिन हमने काफी डिटेल में पढ़ना, तो मैं लगता डिस्कस करता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग आप लोगों को एटलीस्ट इतनी जरूर इस वक्त पता होनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक बोले आगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज माइनस रिटर्न्स इफ एनी, मैं जनरल से बात कर रहा हूँ बस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तीन चार चीजें तो बस एज इट इज रखना, तेजी से बोल रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बाकी की चीजें होंगी तो इंशाल्लाह बीच में आ जाएंगी, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन ये बेटा जो चीजें थी ये सारी ट्रेडिंग बिजनेस में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल के वर्ड का मीनिंग भी अपने थोड़ा जेहन में रखना था। सिंपल ट्रांसलेशन करने की जरा कोशिश करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक लफ्ज है ना, सेल। सेल का मीनिंग होता है जो चीजें बेची हैं उनकी सेल प्राइस, सेल सेल। एक लफ्ज लिखा उसके नीचे कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट, नहीं अभी बनाने की नहीं। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो चीजें जो खरीदी थी और बेच दी हैं उनकी कॉस्ट, जो खरीद के बेच दी हैं उनकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल मीन जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो ट्रेडिंग बिजनेस में क्या हो रहा होगा, हमने खरीद के बेची होंगी इसलिए परचेजेस आ रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमने खरीद के नहीं बेची होंगी, हमने बना के बेची। ठीक है, तो यहां तक जो मैंने बातें की हैं, एनी कंफ्यूजन प्लीज? अगर आप नोट करना चाहें तो करना चाह रहे हैं, लिखना चाहते हैं जिसको
रजिस्टर पे लिखा निकाले सर, नए जज्बे से रजिस्टर निकाले। ये बुक्स वगैरह की बड़ा टेंशन है ना, बुक की इंशाल्लाह जैसे ही हमें जरूरत महसूस होगी सब कुछ अवेलेबल हो जाए, तो आप प्लीज कुछ दिन साथ साथ चलें, बाकी इंशाल्लाह सब कुछ अवेलेबल हो जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डिस्पैच हो जाएंगी इंशाल्लाह, आप तक पहुंच जाएंगी, तो आप बिल्कुल इसमें टेंशन फ्री होकर अपनी स्टडी स्टार्ट करें, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। कर लें नोट करना, अच्छा बड़ा काफी दिन हो गए लिखे। जी बेटा आपको शेयर हो गया होगा, ये कर दीजिए पेजेस, ये पेजेस आपको शेयर हो गए होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के एक्सपेंसेस। तभी एक्सप्लेन हो जाएगा, चीजें लिखना अगर किसी के जहन में नहीं, मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। ये ग्रुप्स वाला जरा मसला हल कर देगा। तो जो बच्चे ग्रुप्स में नहीं है, अभी आपके साथ एक नंबर शेयर होगा, उसमें मेरा नंबर सेंड कर दीजिएगा, तो कर दूंगा। ये बेटा बेहतर तो ये कि कॉस्ट के साथ एमएफए ना लें, एमएफए जो है वो कॉस्ट पढ़ने के बाद ही अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई और सब्जेक्ट उसकी जगह मेरा ख्याल है चूज कर ले तो बेहतर है। आपने भी है कोई एमएफए? आईडी कॉस्ट पढ़ने के बाद एमएफए में आया नहीं, कॉस्ट F1 में तो इशू नहीं, और कोई इशू नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं रिपीट करें फिर तो एक अलग इशू है, कॉस्ट अगर नहीं पड़ी हुई फिर ठीक है, अगर कॉस्ट नहीं पड़ी हुई फिर ना एमएफए पढ़े, अगर कॉस्ट पड़ी हुई है फिर इशू नहीं है। बड़ा कोई इशू नहीं, बस शुरू कर लिया, बस ठीक है, F1 नहीं पड़ी हुई तो कोई इशू नहीं है, तो पढ़ना शुरू कर दिया, बस बिस्मिल्लाह पढ़े। गेम ऑन है सर, अगर नोट कर लिया तो आपने बताना करना, चलो लिख के बता दीजिए। जी बेटा मेरे ख्याल 4 बड़े मुश्किल हो जाएंगे, सीएम में और एफएटी बस सफिशिएंट है। पैंडी पेपर्स की सिलेक्शन के हवाले से भी अभी से सही डिसीजन लीजिएगा, बाद में फिर आप लोग रख ज्यादा लेते हैं, फिर छोड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मीनवाइल उतने अरसे में आपका टाइम वेस्ट होता रहता है। मेरी सजेशन ये है कि 3 से ज्यादा तो किसी सूरत ना हो। हाँ अगर 4 रह गए हो, फॉर एग्जाम्पल रही किसी के 4 गए हैं, तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट करने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी कि 4 रखेंगे। मेरी सजेशन तो ये होगी कि 2-2 करके करना, कम से कम उतने सब्जेक्ट लें जितने फिर एंड तक लेके चलने हैं। आप लोग हिस्टोरिकली जहन में लाएं तो 3 रखते हैं, 2 आते हैं, अल्लाह करे एक अटेम्प्ट हो जाता हो, लेकिन वो जिस वक्त आप डिसीजन लेते हैं उस टाइम तक टाइम वेस्ट हो गया होता है, फिर वो एक भी कवर नहीं हो रहा होता। सर ये मतलब फिर मैंने मजाक नहीं किया, लोगों को 70 लेक्चर पेंडिंग थे सर। अजी थे सर,
लेकिन वक्त गुजर गया तो प्लीज लेट स्टार्ट अ न्यू लाइफ। कब से? अभी से, अभी से, अभी से। नहीं नहीं नहीं, इस चीज को मजाक में ना लग रहे, अभी से, अभी से, अभी से। ये सर हम जरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अब पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए बस ये बातें करनी खत्म करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कम से कम हो जाए कि जो हमने पढ़ना है उसमें कोई थोड़ा सा एक आइडिया लेकर अगर आज घर चले जाए तो अच्छा। जी सर, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो जो आपके पास लिखा उसको जोड़े बोर्ड पे देखो। मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई बिजनेस हो तो उसकी कोई एग्जांपल बना लेते हैं जहन में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस समझ आ गया? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? आसान लफ्जों में ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? जल्दी से वाइंड अप करना है। अगर आप चीजें खरीद के बेच रहे हैं तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर बना के बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब ये बताया अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो क्या कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी? अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो शायद बस एक स्टोर रूम काफी होगा जिसमें चीजें खरीद के रखनी है, तुमने बेच देना। एक दुकान पे वेयर हाउस बना लेंगे, साथ बना लेंगे। तो ऐसा किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है कि ट्रेडिंग बिजनेस है। लेकिन अगर आपने चीजें मैन्युफैक्चर करनी है तो फिर आपको फैक्ट्री की भी जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स अज्यूम, डेफिनेटली बहुत कुछ मैन्युफैक्चर हो सकता है, लेकिन एक आसान सी एग्जांपल ताकि सबको इनिशियली समझ आ जाए। आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया है कि क्लॉथ खरीद के आप शर्ट्स बना के बेचा करेंगे। आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या खरीद के क्या बना के बेचना चाह रहे हैं? सपोज कि क्लॉथ खरीदा करेंगे और उसको स्टिच करके शर्ट्स में स्टिच करके बेचा करेंगे। तो क्या खरीद रहे हैं आप? क्लॉथ। और क्या बेच रहे हैं आप? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज आप खरीदते हैं ताकि उसे मैन्युफैक्चर करके किसी और चीज में कन्वर्ट किया जा सके, तो जो चीज खरीदते हैं उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। अब ये बहुत सी टर्म्स आएंगी, अब लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है। आपने सिंपली पहले वर्ड्स को जरा अंडरस्टैंड कर लेना। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज आप खरीद रहे हैं ताकि उसे प्रोसेस करके किसी और चीज में कन्वर्ट कर लें, जो चीज खरीद रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। और उस रॉ मटेरियल को जब आप प्रोसेस करके उस आइटम में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसको आपने बेचना होता है, तो उस आइटम को कहते हैं जिसको आपने बेचना है फिनिश गुड्स। लेट्स सी अगर कोई शूज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, तो वहां रॉ मटेरियल क्या होगा? लेदर। और जो शूज बन जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? तो जो चीज आप खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दैट इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। और जो चीज आप बेच रहे होंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और फिनिश गुड्स बेचे जाते हैं। तो लेट्स अज्यूम हम क्या करना चाह रहे हैं? क्लॉथ एज अ रॉ मटेरियल खरीदना चाह रहे हैं और शर्ट्स को एज अ फिनिश गुड्स बेचना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? क्या जरूरत पड़ेगी शो क्लॉथ को शर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए? फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपकी एक फैक्ट्री जो है वो जरा बोर्ड में बनाने लगा। फैक्ट्री बोर्ड में बनती है या फिजिकली अवेलेबल होती है? तो जो आपने फिजिकल फैक्ट्री बनाई हुई है, जहन में बन गई है वैसे, उसको मैं आपके सामने बोर्ड में बनाना है। सबसे पहले एक फैक्ट्री को अगर आपने बनाना तो लैंड की जरूरत होगी सर। और सर जी होगी सर। लैंड पे आपको बिल्डिंग बनानी है। तो अब जरा उस बिल्डिंग में थोड़ा सा आ जाते हैं कि बिल्डिंग में कौन कौन से एरियाज होंगे या डिपार्टमेंट्स होंगे जिनकी जरूरत पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, ताकि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा सके। मेरे सारे वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं प्लीज? रॉ मटेरियल किसे कहते हैं अपने लफ्जों में जो आपको समझ आया? जिसको खरीदा जाता है चीजें बनाने के लिए। और फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? जिसको बना लिया जाता है बेचने। तो सबसे पहले बेटा अगर फैक्ट्री हम विजुलाइज करें तो थोड़े से बड़े सेटअप्स की हम बात करेंगे, वरना तो फॉर एग्जांपल एक दर्जी की दुकान से हम लगाएंगे। एक दर्जी भी बेचारा क्या कर रहा है? नहीं, क्लॉथ से शर्ट्स बना रहा है। तो मतलब थोड़ा सा लेकिन जरा विजन बड़ा रखना है। ठीक है, दर्जी की दुकान से जरा बड़ी सी फैक्ट्री थोड़ी। तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल स्टोर होगी।
ये मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ, या आप लोगों ने बाद में बनाना है, लेकिन जरा जगह कितनी कितनी किसको चाहिए होगी वो जरा मैं पहले बना लूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये बड़ा इजी हो जाएगा कि मैं इस डायग्राम को बड़ा कर लूँ, आपके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले मुझे बना लेने दें, बल्कि सोच लें, आप भी सोच के बनवा दें, देन फिर आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत हमें शायद आज के बाद भी अगली क्लासेस में पड़ेगी, तो मैंने आपको बार बार दिखाना है कि अपनी जरा फैक्ट्री निकालने अपने रजिस्टर में से। तो सबसे पहले मैंने आरएम क्या किसे कहा, सबसे पहले रॉ मटेरियल बेटा स्टोर रूम होता है। क्या जरूरत है इस रॉ मटेरियल स्टोर रूम की? ये बेटा जो फैक्ट्रीज होती हैं ये नॉर्मली रिमोट एरियाज में होती हैं, जरूरी नहीं, बल्कि अक्सर शहरों के अंदर तो नहीं है, शहरों से हटके होती हैं। तो ये नहीं कि आपने एक शर्ट अगर बनानी है तब उस शर्ट का क्लॉथ खरीदने के लिए किसी दुकान पे पहुंच जाए, फिर जब दूसरी बनाने लगेंगे तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा, बल्क में इकट्ठा कुछ क्लॉथ खरीदना पड़ेगा और टेम्परेरी तौर पे उसे किसी स्टोर रूम में किसी जगह पे रखना पड़ेगा। फिर जैसे 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 शर्ट्स को बनाने के लिए क्लॉथ की जरूरत होगी, अपने स्टोर रूम से आप चीजें निकाल के इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इज दिस रॉ मटेरियल स्टोर रूम, इसमें हम रॉ मटेरियल स्टोर कर लेंगे उस वक्त तक के लिए, कभी वो इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अब जरा थोड़ा सा यहाँ हम जरा अकाउंटेंट बन जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि किसी अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट पे रॉ मटेरियल के स्टोर रूम में कुछ ऑलरेडी रॉ मटेरियल पड़ा हो, जो पिछले साल का क्लोजिंग रॉ मटेरियल होगा और हमारे लिए करंट अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा। फिर हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर कुछ फर्दर रॉ मटेरियल हमने परचेज कर लिया हो, किसी सप्लायर से परचेज किया हो, तो रॉ मटेरियल के स्टोर में कुछ ओपनिंग रॉ मटेरियल हो सकता है, फिर कुछ परचेज होंगी रॉ मटेरियल की, ये दोनों फिगर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल रिटर्न हो गया, हो सकता है रिटर्न तो लेस हो जाएगा, लेकिन फिर हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर कुछ इस्तेमाल हो गया हो या बेच दिया हो। ये रॉ मटेरियल हमने यूज के लिए खरीदा होगा, कंज्यूम होगा, ये यूज होगा, इसे हमने सेल नहीं करना। तो लेट्स अज्यूम अगर मैं आपसे कहूं कि 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल पड़ा था, 1 लाख रुपीज का और रॉ मटेरियल खरीदा, तो टोटल कितना हो गया 1,10,000। लेट्स अज्यूम 20,000 रुपीज का रॉ मटेरियल एंड में बच गया। कैलकुलेटर पकड़ा, कर ले कैलकुलेट कर ले। रिपीट करेगा एनी वर्ड जरा। 10,000 मैंने क्या बताया था, नहीं जरा कुछ वर्ड के साथ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख, तो 1,10,000 हो गया। 20,000 क्या बताया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर इस 1,10,000 में 20,000 माइनस कर दें तो 90,000 रुपीज का नाम बताएं। इसे कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के भी थोड़ी देर पहले वर्किंग आपने की है, वो कैसे हुई है, वो भी इसी तरह ओपनिंग परचेजेस क्लोजिंग, लेकिन वहां फर्क क्या था, जो चीजें हम खरीद रहे थे वो बेच रहे थे, यहाँ जो चीजें हम खरीद रहे होंगे उन्हें इस्तेमाल करेंगे ताकि फिनिश गुड बन जाए। तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या रॉ मटेरियल यूज्ड कह सकता, यूज या कंज्यूम्ड इंटरचेंजेबली वर्ड बोला जा सकता है। तो स्टार्ट करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये फॉर्मूला तो भी बन जाएंगे सारे, हम लिख के करेंगे, लेकिन जरा वर्ड्स काइंडली एक दफा इंडिविजुअली रिपीट करना। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल टू गेट द रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल को परचेज करते हुए जो कैरिज कॉस्ट इंकर हुई है, तो उसको वंस अगेन क्या बोलेंगे, कैरिज इनवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स, और वो उस परचेज में प्लस कर लेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या हो रहा है, नई चीज क्या है कि अब ये चीज हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी, हमने इस्तेमाल के लिए कंज्यूम करने के लिए परचेज की, ठीक है। तो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में कुछ स्टॉक पड़ा होगा रॉ मटेरियल का, तो फर्दर आ जाएगा, फिर कुछ बचा रह जाएगा, और जो इस्तेमाल होगा वो कहाँ होगा, दोबारा बोर्ड पे देखें, रॉ मटेरियल स्टोर रूम से जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा उसने कहाँ जाना है, इस्तेमाल होने के लिए कहाँ जाना है, नहीं उसने कहाँ जाना है, उस एरिया को कहेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने जहन में बनाए जरा। अगर इस क्लॉथ और शर्ट्स की बात हो रही है तो एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी जगह जहां मशीन्स लगी होंगी, मशीन्स नजर आ रही हैं सर, मशीन्स तो नजर आ रही हैं। चलिए एक सेकंड लाइट है।
ये बड़ा, ये जो रॉ मटेरियल स्टोर रूम से एक एरो बनाया है, इस एरो का मतलब क्या है? जो रॉ मटेरियल स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहा है, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना होगा वो होना बेसिकली कहाँ है, इस्तेमाल होना कहाँ है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब स्टिचिंग हो रही होगी, शर्ट्स को स्टिच किया जा रहा होगा मशीन्स पे, तो रॉ मटेरियल मींस क्लॉथ मंगवाया कहाँ से जा रहा होगा? उस वक्त सप्लायर से नहीं मंगवाया जा रहा होगा, सप्लायर से मंगवा के रखा गया होगा। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती होगी, रॉ मटेरियल से स्टोर रूम, रॉ मटेरियल स्टोर रूम से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहा होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिर एम्प्लॉइज होंगे जो मशीन्स पे काम कर रहे होंगे, और उनका काम ये होगा कि वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दें। इन आवर एग्जांपल, हमारी इस एग्जांपल में वो क्लॉथ को शर्ट्स में कंप्लीट कर रहे होंगे। कुछ बात समझ आती है प्लीज? देन जब शर्ट्स कंप्लीट हो जाती होंगी, तो देन वो शर्ट्स इनिशियली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फिनिश गुड्स स्टोर रूम में ट्रांसफर होती हैं। कौन से डिपार्टमेंट में? फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट करें या फिनिश गुड्स स्टोर रूम? अब फिनिश गुड्स स्टोर रूम बनाने की क्या जरूरत है जी? क्या ये जरूरी है कि जैसे ही शर्ट्स बनी वो सेल भी होगी? हो सकता है हमें कुछ दिन लग जाए कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हुए। तो वक्ती तौर पे जो शर्ट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बन जाएगी, उनको हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? फिनिश गुड स्टोर रूम में। अब एक सेकंड, फिनिश गुड स्टोर रूम में जरा जहन में बनाया, जरा क्या हो सकता है कुछ शर्ट्स वहां ऑलरेडी पीरियड के स्टार्ट में बनी हुई पड़ी हो, उसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर उसमें प्लस क्या करेंगे? परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। कुछ वर्ड्स बदलने हैं। क्या फिनिश गुड्स हमने खरीदी है या बनाई है? तो प्रोड्यूस जो फिनिश गुड्स होंगी, प्रोड्यूस फिनिश गुड्स उस ओपनिंग में प्लस हो जाएंगी, और अगर कोई क्लोजिंग फिनिश गुड्स पड़ी है तो वो माइनस हो जाएंगी, और यहां से फिर क्या निकलेगा? नहीं, रॉ मटेरियल नहीं। दोबारा 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 दोबारा, फिनिश गुड्स का करना क्या हमने? फिनिश गुड्स का हमने करना क्या है? सेल करना। क्या उसी कॉस्ट पे करना है सेल जिस कॉस्ट पे बनाया होगा? तो फिनिश गुड्स की जो सेल प्राइस होगी, कंसंट्रेट करो। फॉर एग्जांपल 1000 शर्ट्स, अगर मैं 1000 शर्ट्स को मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस करूं, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी उसे क्या बोलेंगे? सेल। ये सेल अमाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के स्टार्ट में आएगी। फिनिश गुड्स ने सेल होना, लेकिन क्या उन शर्ट्स को बनाने की कॉस्ट भी आई होगी? फिर कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब यहाँ क्या होगा? जो फिनिश गुड्स हमने बेची है उनकी कॉस्ट। तो उन्हीं 1000 शर्ट्स की जो कॉस्ट आई होगी, उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। और फिर उससे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। क्या रॉ मटेरियल बेचने से ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिनिश गुड्स से? रॉ मटेरियल ने तो इस्तेमाल होना था। तो दोबारा जरा फिनिश गुड्स स्टोर रूम में, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, और फिर माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स टू गेट कॉस्ट ऑफ सेल। यहां से कॉस्ट ऑफ सेल यहां से क्यों बनेगी? फिनिश गुड्स ने सेल होना था। तो क्या फिनिश गुड्स को बनाने की कॉस्ट, इसका मतलब फिर हमें पता होनी चाहिए। सर ये पता होनी चाहिए सर, एक शर्ट को बनाने में जस्ट फॉर सेक ऑफ एन आइडिया क्या क्या लगा होगा? क्या क्लॉथ लगा होगा, इसको स्टिच करने की कॉस्ट, एम्प्लॉइज की कॉस्ट, इन सबको अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। और फिर उसमें से जितनी फिनिश गुड्स बिक गई हैं, उन फिनिश गुड्स की कॉस्ट को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बहरहाल उसके उस डेप्थ में जाने के बजाय फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स स्टोर रूम में ओपनिंग फिनिश गुड्स हो सकती हैं, फिर प्रोड्यूस फिनिश गुड्स ऐड होंगी, और फिर अगर फॉर एग्जांपल क्लोजिंग फिनिश गुड्स हम लेस कर दें तो हमारे पास वो फिनिश गुड्स आ जाएंगी जिनको हमने सेल कर दिया होगा। लेट्स टॉक इन क्वांटिटी, अमाउंट की तरफ बाद में जाते हैं। लेट्स अज्यूम 1000 शर्ट्स पड़ी थी ड्यूरिंग द ईयर, फर्दर 50,000 शर्ट्स और बनी, टोटल कितनी हो जाएंगी? 51,000। लेट्स अज्यूम अगर 3000 शर्ट्स बच गई हैं, 3000 शर्ट्स अगर बच गई हैं तो कितनी सेल हो गई होंगी? यहां तक तो समझ आती है ना प्लीज? तो फिनिश गुड स्टोर रूम से, फिनिश गुड स्टोर रूम में चीजें आएंगी कहां से? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और यहां से फिर जो निकलेंगी वो कहां जा रही होंगी? वो सेल हो रही होंगी टू कस्टमर।
खरीदा हमने क्या है, जस्ट अ मिनट आराम से बनाइएगा, पहले बात में पूरी करें। हमने इस केस में फैक्ट्री में खरीदा क्या था, परचेज किया होगा मैंने फ्रॉम सप्लायर, किसी सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने प्रोसेस किया होगा ताकि फिनिश गुड्स बन जाए, और फिर फिनिश गुड्स को हमने कस्टमर को सेल करना। ठीक है, तो फिनिश गुड्स स्टोर रूम से फिर चीजें सेल होकर कस्टमर की तरफ जा रही होंगी। सबको मेरी बात समझ आ रही है प्लीज? अब फिनिश गुड्स जब तक हमारे पास पड़ी होंगी, फिनिश गुड्स स्टोर रूम में भी कोई पर्सन रखा होता है ताकि वो चीजों की क्वालिटी को इंश्योर कर सके, ये ना हो कि पड़ी पड़ी खराब हो जाए। तो ये 3 एरियाज मैंने कौन कौन से आपके सामने फिलहाल बनाए, रॉ मटेरियल स्टोर रूम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिनिश गुड्स स्टोर रूम। लेकिन इसके अलावा भी बेटा बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं जहां पे प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए कुछ हमने एम्प्लॉइज को रखना हो। तो ये बात शायद आपके लिए जरा नहीं है, तो मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के साथ। समटाइम्स हो सकता है एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, इसका क्या मतलब होगा और क्या पर्पस होगा, एक क्वालिटी को किसी पर्टिकुलर लेवल पे बरकरार रखने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले जो लोग होंगे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते होंगे और इंश्योर करते होंगे कि चीजें किसी सर्टेन क्वालिटी से लो क्वालिटी की ना बन रही। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉइज होंगे। क्या ये भी डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रोडक्शन के लिए? क्योंकि अगर ये ना हो तो शायद हमारी क्वालिटी ऑफ गुड्स कम हो जाए। फिर समटाइम्स फैक्ट्रीज में ही, और खासतौर पर अगर थोड़ी सी बड़ी फैक्ट्रीज हो जाए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपने ही इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फैक्ट्रीज और रिमोट एरिया में होती है। तो अगर कोई मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, तब ये नहीं होगा कि हम जाएंगे और किसी रिपेयर मेंटेनेंस टेक्नीशियन को बुलाएंगे और फिर लेके जाएंगे। हमने अपना ही डिपार्टमेंट बनाया होगा ताकि इंश्योर कर सकें कि अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस की बिल्डिंग में जरूरत है, मशीनरी पर जरूरत है, तो वो एम्प्लॉइज रेडिली अवेलेबल हो और हमारा काम रुके ना और साथ ही हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इसमें भी एम्प्लॉइज होंगे, उनकी भी सैलरी होगी। तो ये भी एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो फैक्ट्री में आपको जिसकी जरूरत होगी ताकि सही प्रोडक्शन इंश्योर की जा सके। क्लियर हो रही मेरी बात? देन इसके अलावा फैक्ट्रीज में एम्प्लॉइज होते हैं, कैफेटेरिया होगा, कैफेटेरिया सोचे होगा, होना चाहिए। तो एम्प्लॉइज होंगे रिमोट एरियाज में, फैक्ट्रीज में। ये नहीं कि जाए खाना खाएं, वो तो जितनी देर में वो जाएंगे खाना खाएंगे शायद सुबह आते हो और साथ ही निकल जाएं और शाम को खाना खा के वापस आ जाए। तो फैक्ट्रीज में ही कैफेटेरिया बनाया जाता ताकि एम्प्लॉइज को टाइम पे खाना भी अच्छा सर्व हो सके। होना चाहिए सर जी, क्या हो गया। देन फिर एक इंजरी का अगर खतरा हो तो कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल टाइप छोटा मोटा फैक्ट्री के अंदर ही बनाया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिपार्टमेंट से मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं जस्ट टू इंश्योर ताकि सही काम हो सके। अब डेफिनेटली इन एरियाज में मतलब फॉर एग्जांपल ये जो मैं डिस्पेंसरी लिख रहा हूँ, कैफेटेरिया, रिपेयर मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इनमें डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं होनी, लेकिन दीज डिपार्टमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर ये नहीं होंगे तो शायद सही प्रोडक्शन इंश्योर नहीं हो सकेगी। और देन उसके बाद समटाइम्स आप जैसे नेक लोग अगर हो तो मस्जिद भी होती है, क्या तो ये क्या मैंने आपके सामने एक बना दिया। तो क्या इस फैक्ट्री में एक्सपेंसेस इंकर हो रहे होंगे? मसलन जरा कुछ बताएंगे वैसे ये जनरल आइडिया क्या क्या इंकर हो रहा होगा। मटेरियल कॉस्ट इंकर हो रही होगी सर, लेबर की कॉस्ट इंकर हो रही होगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयर मेंटेनेंस, अगर एसेट्स हो तो उनकी कोई डेप्रिसिएशन होगी, मशीनरी की डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, कोई इंश्योरेंस कॉस्ट, एसेट्स की इंश्योरेंस। तो ये सारे खर्चे क्यों हो रहे हैं बस ये बता दो। फैक्ट्री के अंदर जितने खर्चे होंगे उनका पर्पस क्या है, तो मैन्युफैक्चर द गुड्स। ये समझ आता है? कोई भी खर्चा अगर फैक्ट्री में आप इंकर कर रहे हैं तो उसका मकसद ये होगा कि चीजें सही बन जाएं ताकि फिर हम उन्हें बेच के प्रॉफिट कमा सकें। तो व्हाट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट्री? बोल दे टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। टू मैन्युफैक्चर कौन सी गुड्स? फिनिश गुड्स बनाएगी फैक्ट्री। रजिस्टर खोल रहे हैं, साफ सुथरी सी फैक्ट्री बना। प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स। ये डेफिनेटली बड़ा सही कह रहे हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं फैक्ट्री में। अगर कोई खुदा ना खासा आग लगने का खतरा है तो और भी बहुत कुछ मैंने सिंपल सा शायद एक
आइडिया आपको देने की कोशिश की डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्रीज। और भी समटाइम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही बहुत से हिस्सों में होता है, वो इंशाल्लाह ऐसा सब चीजें और खोलते रहेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा कुछ क्लियर होगी, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं आपकी? नहीं बेटा, नोट करें, जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो दे दूंगा, लिख के करें। स्लाइड्स की पीडीएफ रहने दें, अपने नोट्स बनाए रजिस्टर। ये यहाँ तक मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का? बना ले जो बना रहा है, जिन्होंने बना लिया उनसे पूछना। ये मैं रिपीट करता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने कैसे कह रहा हूँ वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अब इसको छोड़ दो। ये फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट जो है, वहां से फिर चीजें कस्टमर को डिस्पैच हो रही होंगी, कस्टमर को आप भेज रहे होंगे अपनी फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में पड़ी होनी चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जब बन के आई हो। ये कैफेटेरिया, ये नोटेड है तो प्लीज। चले सर, ये पास हमने वो पेज रखे जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से, बाकी कुछ वहां से पढ़ेंगे। कहानी को लिख तो नहीं रहा प्लीज, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखे, सर को लिखना तो बता दूं, बट ठीक। फिर मेरा वर्ड मैं साथ साथ पढ़ा, पहले रखें जी साथ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे इस वक्त फोकस है सर। इन सच अ बिजनेस, अ फैक्ट्री, in addition to sir, head office स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया अपने जहन में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन एक्सपेंसेस मैंने वर्ड लिखा, बिजनेस के सेलिंग एक्सपेंसेस, कोई ना कोई एरिया तो हर बिजनेस में अपने बिजनेस चलाने के लिए रखा होगा,
अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो क्या कुछ ना कुछ फिर भी ऑफिस के नाम से आपके पास होगा? तो जहां आपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्रैकेट बना रहा, जिस जगह से आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी हो या जहां सेलिंग डिपार्टमेंट हो, चीजें बेचने वाला डिपार्टमेंट, उस एरिया को कहते हैं हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या है? ब्रैकेट पढ़ा। यहां से क्या हो रहा है? बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन मींस बिजनेस को चलाने का काम हो रहा है, बिजनेस को चलाया जा रहा हो। या जहां सेलिंग डिपार्टमेंट हो, क्या चीजें बेचने के लिए भी डिपार्टमेंट्स होते हैं? एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें कस्टमर्स ढूंढने हैं, फिर कस्टमर्स को चीजें बिकवानी है। बननी कहाँ है? फैक्ट्री में तो बननी है, फिर बेचनी है। किसको बेचनी है, किसको नहीं बेचनी है, किस कस्टमर को बेचें, इसके लिए भी एक डिपार्टमेंट लगा होता है। तो जहां सेलिंग डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं जिस जगह पे, उस जगह को कहा जाता है हेड ऑफिस। क्या इस हेड ऑफिस की जरूरत पड़ेगी ट्रेडिंग बिजनेस में? ट्रेडिंग बिजनेस में हेड ऑफिस की जरूरत पड़ेगी सर? ट्रेडिंग बिजनेस बिजनेस चलाने के लिए कोई डिपार्टमेंट। अब छोटी सी दुकान से थोड़ा सा बाहर निकला है जरा, यकीनन अगर दुकान है तो उसके अंदर ही शायद सब कुछ है, लेकिन अगर कोई बिजनेस मीन्स कंपनी है सॉर्ट ऑफ, तो उसने कहीं ना कहीं एक स्टोर रूम भी रखा होगा जिसमें चीजें रखी होंगी, बिजनेस चलाने के लिए कहीं एम्प्लॉइज बैठते होंगे। तो जहां से बिजनेस चल रहा है, सेलिंग डिपार्टमेंट से, हाँ फैक्ट्री नहीं होगी लेकिन कोई ना कोई ऑफिस लोकेशन तो होगी। तो वो जो ऑफिस लोकेशन है उसे हेड ऑफिस बोला जा रहा है। तो हेड ऑफिस में क्या होता है? डेफिनेटली कंपनीज के एंगल से हेड ऑफिस में दो मेन फंक्शंस कौन कौन से हो रहे होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो हेड ऑफिस के अलावा भी क्या होगा? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री की किस बिजनेस में जरूरत नहीं है? ट्रेडिंग में जरूरत नहीं, लेकिन हेड ऑफिस की जरूरत दोनों को होगी। दोनों मीन्स कौन कौन सा? चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो चाहे हेड ऑफिस, सॉरी चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग। लेट मी रिपीट, चले क्वेश्चन की फॉर्म में। क्या फैक्ट्री की जरूरत ट्रेडिंग बिजनेस को है? लेकिन क्या बिजनेस चलाने के लिए हेड ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेसेस दोनों में होगा? तब जरा दोबारा फर्स्ट लाइन पढ़ो। इन एडिशन टू, इन सच अ बिजनेस फैक्ट्री इन एडिशन टू हेड ऑफिस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हेड ऑफिस के साथ साथ फैक्ट्री भी होगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले पेज पे क्या बनाया? फैक्ट्री बनाई है, जो किन बिजनेसेस में नहीं होगी? जो ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं। एनी कंफ्यूजन? अब ब्रैकेट के बाद आगे पढ़ो। In such a business, a factory in addition to head office is needed to manufacture the goods. Clear? In such type of businesses, therefore, an extra statement, underline करना था, bold भी होगा, cost of goods manufactured statement is also prepared in addition to the income statement, means statement of profit and loss. देखिए अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है तो उस ट्रेडिंग बिजनेस में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपने थोड़ी देर पहले बनाई वही बनती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब कुछ अपनी जगह होगा, लेकिन उसके अलावा, उन स्टेटमेंट्स के अलावा के नई स्टेटमेंट किस नाम से बनाई जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट के वर्ड्स पे एज इट इज गौर करें। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये एक ऐसा पेज होगा, स्टेटमेंट होगी जिसमें जो चीजें बनाई गई हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाए। तो देयरफॉर इस पेज का कोई काम ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं। This page, this statement is only prepared in case of manufacturing business. What is the name of this page? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर हो तो हमें क्वेश्चंस में क्या बनाना पड़ा करेगा? बोले स्टेटमेंट का नाम बोले, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। डेफिनेटली स्टेटमेंट कैसे बनती है वो तो मेरा काम है बताना, लेकिन इस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये इन वर्ड्स में ही पता चल रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ या ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट? To calculate the cost of goods manufactured. Statement of cost of goods manufactured. अभी रहने दे, अभी मैंने जस्ट आपके सामने वैसे मींस जैसे एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का पेज होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पेज होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उन पेजेस के अलावा एक और पेज किस नाम से भी होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। इसमें फिर क्या क्या होता है आइए जरा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं आगे। देखिए इसके फॉर्मेट से पहले हमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है, कुछ मैंने बातें आपके सामने की हैं, एक दो बातें और पहले बीच में ऐड करने, फिर आसान सी स्टेटमेंट एंड इसमें परेशानी वाली बात नहीं। बिफोर द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैं इसे तरतीब से पढ़ रहा हूं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, नंबर 1। ओके नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जब मैं बातें करूंगा तो अपनी जरा फैक्ट्री अपने ज़हन में रखनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नंबर 1,
रॉ मटेरियल स्टोर रूम में ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल हो सकता है। तो एक तो रॉ मटेरियल का स्टॉक है, उसके लिए एक और इंटरचेंजेबल एक और नाम लिखा हुआ है, उसे डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं। और डायरेक्ट मटेरियल का मतलब एक ऐसा मटेरियल जो फिनिश गुड्स का इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल पार्ट मींस, तो रॉ मटेरियल की जगह कभी कभी अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल वर्ड बोल दूं तो समझ आ जाया करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल? एक ऐसा मटेरियल जिसमें फिनिश गुड्स में लगना, जो फिनिश गुड्स का नेसेसरी हिस्सा है, जरूरी हिस्सा। इंटेग्रल सिंपली मींस जरूरी हिस्सा, किस में लगना है। एक ऐसा मटेरियल जिससे फिनिश गुड्स बननी है उसे रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, और उसी को एक और नाम डायरेक्ट मटेरियल का भी यहाँ लिखा हुआ। ठीक हो गया? नेक्स्ट लाइन। अच्छा ये यहाँ सॉरी दोबारा क्लियर करने, क्या रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब पीरियड के स्टार्ट में पड़ा था, पिछले साल पड़ा था, अगले साल ओपनिंग बन गया। इस साल क्लोजिंग, जो अगले साल अभी इस्तेमाल होना है, अभी हुआ नहीं है। ये स्टॉक्स किस जगह पड़े होंगे फैक्ट्री में? रॉ मटेरियल स्टोर, रॉ मटेरियल के स्टोर। देन आगे लिखा है फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स का स्टोर रूम जरा ज़हन में बनाए। फिनिश गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जो बनाई जाती हैं ताकि उन्हें बेच के प्रॉफिट कमाया जा सके। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पॉसिबल है, चीजें बन गई लेकिन सेल नहीं हुई। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स का मीनिंग हो जाएगा वो फिनिश गुड्स जो इस साल के एंड में बनी हुई पड़ी हैं लेकिन अभी इस साल से नहीं हो सकी। तो स्टॉक्स में रॉ मटेरियल का भी हो सकता है और फिनिश गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है। एक तीसरी चीज पढ़े जरा, थर्ड वर्ड, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस को समझने के लिए जरा अपनी डायग्राम रजिस्टर पर देखें जो अभी आपने बनाई। अपनी फैक्ट्री वाली डायग्राम काइंडली जरा अपने रजिस्टर में प्लीज सामने रखना जरा साथ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे फोकस करें जरा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होना, प्रोडक्शन कैसे होना है? रॉ मटेरियल आना है स्टोर रूम से और फिनिश गुड्स बन के जानी है फिनिश गुड स्टोर। लेकिन लेट्स अज्यूम अकाउंटिंग पीरियड का स्टार्ट था आपका। फॉर एग्जांपल बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2020 पे और देयर पर एंड हो जाएगा 30 जून 2021। ये बात सबको पता है जो मैंने लिखी है। अकाउंटिंग ईयर, बिजनेस अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, अकाउंटिंग ईयर्स के एंगल से। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखें कि पीरियड के स्टार्ट पे 1 जुलाई 2020 पे कुछ शर्ट्स बन रही हो और अभी कंप्लीट ना हुई हो। सर पॉसिबल है सर? स्टिचिंग हो रही हो, लेट्स से बटन्स नहीं लगे, कफ नहीं लगे, क्या वो रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है? रॉ मटेरियल तो वो है जिस पे अभी काम शुरू होना है, वो तो स्टोर रूम में होगा रॉ मटेरियल के। फिनिश गुड्स उसे कहेंगे जिसपे 100% काम हो चुका है। ऐसा क्लॉथ जो 100% शर्ट्स पे कन्वर्ट होके फिनिश गुड्स स्टोर रूम में चला गया, वो है फिनिश गुड्स। तो वो शर्ट्स जो अभी इन प्रोसेस है, कुछ काम हो गया है और कुछ रह गया है, ऐसी शर्ट्स को क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस, या इन अदर वर्ड्स सेमी फिनिश गुड्स। व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ सेमी फिनिश गुड्स? कुछ बन गई हैं, कुछ रहती हैं। फिनिश गुड्स का मीनिंग क्या होता है? 100% कंप्लीट रॉ मटेरियल जिस पे भी काम शुरू होना है। तो ऐसी शर्ट्स या ऐसी फिनिश गुड्स जो अभी इन प्रोसेस है, अभी काम सारा नहीं हुआ, लेस देन 100% काम हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि शर्ट्स 10% कंप्लीट है, तो क्या वो वर्क इन प्रोसेस है? 15% कंप्लीट है, 98% कंप्लीट है, 99% कंप्लीट है। फिनिश गुड्स कब कहेंगे? तो लेस देन 100% कंप्लीट है, कुछ काम हो गया है, कुछ रह गया, तो ऐसी गुड्स कहलाती हैं वर्क इन प्रोसेस। तो क्या पीरियड के स्टार्ट पे कुछ शर्ट्स इन प्रोसेस हो सकती हैं? उन्हें फिर बोलेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। और अगर कुछ शर्ट्स इन प्रोसेस है एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड, तो उनको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जिससे अगर मैं आपसे कहूँ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो व्हाट डज इट मींस? जो पीरियड के एंड पे फिनिश गुड्स है। ओपनिंग रॉ मटेरियल, जो पीरियड के स्टार्ट पे मटेरियल है। तो पीरियड के स्टार्ट पे जो शर्ट्स बन रही थी, जिन्हें हमने करंट ईयर में फिर शायद कंप्लीट किया होगा, पीरियड के स्टार्ट पे उन शर्ट को कहेंगे, उन शर्ट्स को कहेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। और अगर पीरियड के एंड पे कुछ शर्ट्स ऐसी हैं जो शुरू तो हो गई हैं, जिन पे काम स्टार्ट तो हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसी शर्ट्स पीरियड के एंड पे क्या कहलाएंगी? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। So there are 3 types of stocks in a manufacturing business.
कौन कौन से पॉसिबल है? रॉ मटेरियल स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड स्टॉक हो सकता है, और अगर इन प्रोसेस चीजें हो तो वर्क इन प्रोसेस स्टॉक भी हो सकता है। रॉ मटेरियल के स्टॉक्स रॉ मटेरियल स्टोर रूम में होंगे, फिनिश गुड्स के स्टॉक्स फिनिश गुड्स स्टोर रूम में होंगे, और वर्क इन प्रोसेस के स्टॉक्स अगर बचे में तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे। अब वर्क इन प्रोसेस स्टॉक सिंपली मींस चीजें बन रही हैं, शर्ट्स बन रही थी, तो बनती हुई शर्ट्स कहाँ होंगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगी। तो वर्क इन प्रोसेस जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है। जब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर फिनिश गुड्स स्टोर रूम में चली जाएंगी। वर्ड हजम हो गया? प्लीज अपने लफ्जों में बता दें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन प्रोसेस। बोला गया सर जी, बोला करें। ऐसी चीजें जिन पे काम अभी इन प्रोसेस है, तो अगर काम कंप्लीट नहीं है तो फिनिश गुड्स नहीं। तो 100% completed goods are called as finished goods, और less than 100% completed are called as work in process. Let's assume अगर मैं आपसे कहूं कि साल के एंड पे, करंट ईयर के एंड पे 90% शेड्स पे काम कंप्लीट हो गया, तो इज इट फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस? 90% काम हो गया है, फिलहाल वर्क इन प्रोसेस है। बाकी 10% फिर कब होगा? वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होगा। जब वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी 10% हो जाएगा, फिर कलेक्टिवली 100% होके फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। क्या हो सकती है कुछ गुड्स ऐसी कि जो इसी पीरियड में स्टार्ट की हो और इसी पीरियड में कंप्लीट भी हो गई, तो फिर तो स्टार्ट हुई, कंप्लीट हुई, एट द एंड ऑफ द पीरियड वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो गुड्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएंगी जिन पे इस पीरियड में काम स्टार्ट तो हो गया था लेकिन कंप्लीट नहीं हो सका। मैं कुछ टर्मिनोलॉजी प्लीज बोल रहा हूँ, इसको सही अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप लोग? तो अपने लफ्जों में बोल दें, अपने आप को सुना दें, व्हाट इज द मीनिंग वर्क इन प्रोसेस? व्हाट इज द मीनिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? And what is the meaning of closing work in process? Closing work in process फिनिश गुड्स में कब कन्वर्ट होगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग, नेक्स्ट अकाउंटिंग उन पे काम कब शुरू हो गया होगा? जिस पीरियड के एंगल से मैं क्लोजिंग कह रहा हूँ उस पीरियड के एंगल से काम स्टार्ट तो हो गया होगा, लेकिन कंप्लीट ना होने की वजह से ऐसी अनकम्प्लीटेड, सेमी कंप्लीटेड, सम कंप्लीटेड, सम नॉट कंप्लीटेड गुड्स आर कॉल्ड एज सेमी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोसेस। एनी कंफ्यूजन? एक नजर पढ़ लेगा खुद से वर्ड्स जो ऊपर से हमने नीचे यहां तक पढ़ा। जनरल स्टूडेंट्स क्लियर हो गए प्लीज? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ऊपर से नीचे फिर मैं साथ चलिएगा। वर्क इन प्रोसेस के बाद क्या लिखा हुआ मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग ऊपर से एक नजर देख लें। एनी क्वेश्चन सर जी? चले बस ये 2-3 टर्म्स और कंप्लीट कर लें, अभी टाइम है वैसे। चले आप नेक्स्ट वर्ड लिखे हुए डायरेक्ट लेबर। वर्क इन प्रोसेस के फौरन बाद मिल गए। डायरेक्ट लेबर के नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा, सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डायरेक्ट लेबर। सर सिंपली सैलरी एक्सपेंस के लिए वर्ड, सैलरी एक्सपेंस। लेकिन किन एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है? दोबारा डायग्राम लिख लो, डायग्राम फिनिश फैक्ट्री की डायग्राम। वो एम्प्लॉइज जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, उनकी सैलरी को कहते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर सिंपली सैलरी एक्सपेंस के लिए वर्ड है। किन एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए वर्ड है? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर। क्या ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक्सपेंस है? क्या ये भी एक्सपेंसेस है? कौन सी आवाज ढूंढ रहे हैं सर? तो ज्यादा ऊंची आ रही वो सुन नहीं रहे, जो एंजॉयमेंट आपको करवा रही है वो बंद कर दें यार, बच्चे वही बात सुनना चाह रहे हैं। डायरेक्ट लेबर सर जी किसे कहते हैं सर? सैलरी को कहते हैं, मतलब ये एक्सपेंस का नाम है डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंस ऑफ सैलरी है, लेकिन स्पेसिफिकली ये डायरेक्ट लेबर किन एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए वर्ड है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं?
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट। यहीं से फिर एक और वर्ड बन सकता है इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर नीचे लिखा हो, बाद में पढ़ते हैं, पहले आप जरा डायग्राम दोबारा देखें, डायग्राम साथ रखें मिसल से। क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा भी फैक्ट्री में एम्प्लॉइज हैं? रॉ मटेरियल स्टोर रूम में भी है, फिनिश गुड स्टोर रूम में भी है, कैफेटेरिया में भी लोग होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस भी है। तो सिंपली स्पीकिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जितने फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज, किसके अलावा कहा, उन एम्प्लॉइज की सैलरी को इनडायरेक्ट सैलरी कहते हैं। बस ये डिस्टिंग्विश किया, क्या दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। फैक्ट्री के खर्चे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट एम्प्लॉइज वो एम्प्लॉइज हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जहां भी फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उनकी सैलरी को बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो जरा कंटिन्यू थोड़ा सा नीचे ढूंढिएगा, पहले जरा नीचे जरा जाके हेडिंग इनडायरेक्ट लेबर, पहले उससे पढ़ लें फिर वापस ऊपर आता। इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज विद इन फैक्ट्री बट आउटसाइड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री के अंदर ही है, कहां से बाहर है, वो जो अदरवाइज डिपार्टमेंट्स हमने बनाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा, अगर कोई भी एम्प्लॉय है जिसका आप सैलरी दे रहे हैं, तो उन सब एम्प्लॉइज की सैलरी को कलेक्टिवली कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। एनी कंफ्यूजन? क्या ये इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री के अंदर का खर्चा है, लेकिन डायरेक्ट लेबर कहाँ है, और उसके बाहर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इनडायरेक्ट लेबर। वापिस ऊपर आ जाए जहां डायरेक्ट लेबर पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की नेक्स्ट लाइन पढ़े जरा। फैक्ट्री में सारे खर्चे अदर देन टू एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ऊपर जाइएगा वापस, डायरेक्ट मटेरियल मींस क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अलावा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी के अलावा जितने फैक्ट्री में खर्चे होंगे वो सारे के सारे एक ही हेडिंग में आते हैं। द नेम ऑफ दैट हेडिंग इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स किसी अलग एक्सपेंस का नाम नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस ऑल एक्सपेंसेस, दोबारा देखें लाइन, सारे वो खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएंगे जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा है। मसलन फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो डायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट लेबर है, देयरफॉर वो फैक्ट्री ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, वो क्या और क्या नहीं है, देयरफॉर वो क्या है। तो हमारा काम सिर्फ क्या है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को अलग करना है। उसके अलावा फैक्ट्री में जितने एक्सपेंसेस हैं वो किस हेडिंग के अंडर आ जाया करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी आपने थोड़ा सा पढ़ा था, जरा मेरी तरफ ही देखे आंसर बताइएगा, बताएं इनडायरेक्ट लेबर कहाँ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। सिंपल एज दैट। डायरेक्ट लेबर वो एक अलग हेडिंग है, वो एक अलग हेडिंग है। असल में 3 हेडिंग्स बन जाएंगे बस। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। जितने रिमेनिंग खर्चे किस किस के अलावा रह जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने एक्सपेंसेस रह जाएंगे वो किस कंबाइंड हेडिंग में आ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग। हजम हो रही बात? एक हेडिंग बस रहेगी आज की आखिरी, इनडायरेक्ट मटेरियल पे आ जाएंगे, उसके आगे ही होगा। डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, इससे फिनिश गुड्स बननी है जो स्पेसिफिकली सीधी फिनिश गुड्स में जा रहे हैं। लेकिन कोई भी मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल मींस कोई भी मटेरियल अगर रॉ मटेरियल के अलावा फैक्ट्री में इस्तेमाल हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्जांपल पे आ जाते हैं, लेकिन काइंडली सिंपली पहले याद रखने का तरीका क्या है, कोई भी मटेरियल आइटम डायरेक्ट मटेरियल के अलावा अगर यूज हुई है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब मैं इधर उसकी लाइन पढ़ के इसकी एग्जांपल देख लेता हूं। एनी मटेरियल अदर देन रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर कोई फैक्ट्री की सफाई के लिए मटेरियल इस्तेमाल हुआ या कोई मशीनरी का ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स है, मशीनों पे जिस तरह बाइक्स वगैरह पे ऑयल चेंज होता है, ऑयल चेंज होगा सर, इस तरह मशीनरी का ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, क्या वो शर्ट्स पे लगाना, अब वो शर्ट्स पे नहीं, ये भी मटेरियल आइटम है, लेकिन ये डायरेक्ट मटेरियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसने फिनिश गुड्स पे नहीं लगना। हाँ, क्या इसकी भी जरूरत होगी फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, तो ये ऐसा मटेरियल है जो क्या कहलाएगा भाई, तो एनी मटेरियल अदर देन द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो उसकी 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जब जरूरत पड़ेगी फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। कुछ समझ आ गई प्लीज? अब आप फाइनली ये बता दें, इनडायरेक्ट मटेरियल हो
या इनडायरेक्ट लेबर हो, ये किस मेन हेडिंग में आएगा? अब मेरी रिक्वेस्ट है कैंडी, जरा यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है इसको प्लीज जरा इंडिविजुअली रिवाइज करना, कोई कंफ्यूजन लेके हाथ जानी हमने नहीं। और डेफिनेटली एग्जांपल्स बड़ा अभी बॉस की और आ जाएंगी, जो जितनी बस बात हुई है कैंडी पहले यहीं तक रहेगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे कैंडी पढ़ना। इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, वो आ जाएंगे कल, एक और भी है, काफी सारे इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चलो। फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये इंटरचेंजेबली वर्ड्स इस्तेमाल होता है। तो अभी चाहे ना लिखिएगा, वो सब मैं खुद लिखूंगा, आ जाएगी बात आसान। इंशाल्लाह मैं फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो कैसे फिगर्स लिखनी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक जो बात हुई वो सिंपली ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट के एंगल से ही कुछ हमने हेडिंग्स पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, विच इज सिंपली अनदर नेम ऑफ रॉ मटेरियल। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करेंगे, और उसके अलावा जितने फैक्ट्री में और एक्सपेंसेस होंगे उसकी एक हेडिंग बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, और इस फैक्ट्री ओवरहेड्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, इनडायरेक्ट लेबर भी आएगी, रिपेयर मेंटेनेंस भी आएगा, डेप्रिसिएशन भी एंड एक्सेट्रा भी। तो व्हाट आर द थ्री मेन हेडिंग्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब बाकी इन वर्ड्स के समटाइम्स इंटरचेंजेबली मीनिंग्स भी हैं, और भी टर्म्स यूज होती हैं, वो इंशाल्लाह टेंशन की जरूरत नहीं, मैं खुद डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर आज से रिलेटेड जितनी बात हो सकती, कोई कंफ्यूजन? पैकिंग हो गई है, अब सवाल क्या करें? एनी क्वेश्चन सर? चलिए इंशाल्लाह कल यहीं से स्टार्ट। एक आध दिन में अगर आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शंस फाइनल करना, और फिर उतने ही सब्जेक्ट लें जितने फिर अटेम्प्ट भी करना। ठीक है, शुरू से ही सही डिसीजन लें। जर्नलिस्ट आपका तो मेरा कोई क्वेश्चन है? अल्लाह हाफिज़।